नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण। हमें एक बात ठीक से समझ लेनी चाहिए कि यदि हमारी मिट्टी में, हमारी खेत की जो भूमि है उसमें पर्याप्त मात्रा में ऑर्गेनिक कार्बन है, तो फिर हमें किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि जो भी कार्बनिक पदार्थ हमारी मिट्टी में विद्यमान रहते हैं, जो भी फसल के अवशेष या जो भी जो व्यर्थ कार्बनिक पदार्थ हैं, वो उनकी डिकम्पोजिशन से हमारे खेत की मिट्टी में हर तरह के खनिज तत्व, हर तरह की पोषक जो जो पदार्थों की जरूरत हमारी फसलों को होती है, पेड़ पौधों को होती है, वो उन्हें सहजता से मिल जाते हैं। ऑर्गेनिक कार्बन का अर्थ यह है कि अब मिट्टी में जीवन है, अब मिट्टी में पर्याप्त संख्या में जीवाणु विद्यमान है, अब मिट्टी के अंदर करोड़ों तरीके के सूक्ष्म जीव भी हैं, सक्रिय हैं। लेकिन जब ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा घट जाती है, तब फिर समस्या खड़ी होती है। फिर हमें बहुत तरह के केमिकल अपने खेतों में देने पड़ते हैं और इसी के बाद हमें जो केमिकल फर्टिलाइजर हैं या दूसरी चीजें हैं, उनकी आवश्यकता पड़ती है। एक समय जब हम केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं करते थे, तो हमारी मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा पर्याप्त रहती थी। हमारे पास ऐसे रिकॉर्ड हैं, हमारे पास ऐसे आंकड़े उपलब्ध हैं कि एक समय लगभग पूरी दुनिया की जो मिट्टी थी, उसमें ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा 13 से 15% के आसपास होती थी। लेकिन जब से हमने इन केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग शुरू कर दिया, हमने यूरिया का, डीएपी का, एसएसपी का, दूसरी जो केमिकल फर्टिलाइजर हैं, उनकी उपयोगिता अपने खेत में बढ़ा दी। हमने बढ़ाई तो इसलिए थी कि हमारी फसलों को सहजता से सारे पोषक तत्व मिल जाएंगे। जैसे कि हम आज अपने बहुत सारी चीजों में करते हैं, खाने पीने में करते हैं कि हम एक बदलाव ला रहे हैं। ठीक इसी तरह से हमारे जो जो कृषि कृषि विशेषज्ञ थे, उन्होंने फसल की उपजा जो उत्पादकता बढ़ाने के लिए हमारे किसानों को जो प्राकृतिक माध्यम से खनिज तत्वों की आपूर्ति की, उनसे दूर करके केमिकल फर्टिलाइजर को प्रेरित करना शुरू कर दिया। लेकिन उसके परिणाम थोड़े विपरीत निकले, उसके कारण बहुत सारी समस्याएं खड़ी होने लगी। तो यदि हमारी मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन पर्याप्त मात्रा में, तो आज भी हमें किसी तरह के ऑर्गेनिक केमिकल फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑर्गेनिक कार्बन का अर्थ है कि अब उसमें हर तरह के पोषक तत्व विद्यमान है। पोषक तत्वों के साथ ही बहुत तरीके के जीवाणु विद्यमान है। सामान्यतः हमारे खेत की मिट्टी में 500 से लेकर 600 करोड़ जीवाणु प्रति ग्राम होने चाहिए। लेकिन आज जीवाणु की संख्या बहुत घट चुकी है और एक समय तो इन जीवाणु की संख्या करीब करीब 2 अरब प्रति ग्राम के आसपास होती थी। तब हमारी मिट्टी बहुत उपजाऊ थी। तब हमारी मिट्टी के प्रति एकड़ जो भूमि थी, उसमें 200 किलो के आसपास तो फास्फोरस ही हो जाता था। क्योंकि जब जीवाणु हमारी मिट्टी में होते हैं, तो जीवाणु बहुत सारी जो पोषक तत्व हैं सहजता से पैदा कर लेते हैं। मिट्टी में हर तरह के जीवाणु आज भी विद्यमान है, लेकिन उनकी संख्या घट गई है। तो ये जीवाणु हमारी हवा से नाइट्रोजन सोख के हमारी फसलों को, हमारे पेड़ पौधों को सहजता से नाइट्रोजन उपलब्ध करा देते हैं। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में हमारे पेड़ पौधे, हमारे वृक्ष सहजता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपना भोजन तैयार कर लेते हैं। तो इन सब के माध्यम से फसलों को, पेड़ पौधों को अपनी ग्रोथ बढ़ाने में, अपने फलने फूलने में सहजता से सहायता मिल जाती है। लेकिन अब हमने जब से केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग शुरू किया है, इस ऑर्गेनिक कार्बन को एक तरह से नष्ट कर दिया है। आज तो स्थिति ये है कि हमारे देश की कई राज्य ऐसे हैं, यहाँ की मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा 0.2% के आसपास सिमट के रह गई है। फिर भी पूरे देश का यदि हम औसत निकालें, तो पूरे देश की जो खेत की मिट्टी है, उसमें 0.4 और 5 के आसपास कार्बन रह गया है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी मानते हैं कि कम से कम 1 ग्राम के आसपास ऑर्गेनिक कार्बन चाहिए, तब ताकि हमारे खेतों में जो उनके उपजाऊपन है, सामान्य स्तर को प्राप्त कर सके। तो जो हम अपना गोबर का प्रयोग कर रहे हैं, गोबर गोबर घनसत्व का प्रयोग करते हैं, या फिर हमने सुपर गोल्ड गोरस बनाया है, उसका उद्देश्य ही है कि मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा को फिर से बढ़ाया है। यदि खेत की मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से हर तरह के पोषक तत्व मिट्टी में आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ती ही तब है जब मिट्टी के अंदर जीवाणु की संख्या बढ़ जाती है। जीवाणु की संख्या बढ़ेगी तो जीवाणु को फलने फूलने के लिए अपने
को विभाजित करने के लिए, अपनी संख्या बढ़ाने के लिए कुछ तो आहार के रूप में उपयोग करना पड़ेगा। तो जीवाणु का मुख्य आहार ऑर्गेनिक पदार्थ है। वही ऑर्गेनिक पदार्थ जो हमारी फसलों के अवशेष के रूप में रहते हैं, जड़ों के रूप में रहते हैं, या खरपतवार के रूप में रहते हैं, या मृत शवों के रूप में, चाहे वो छोटे कीट पतंग हों या बड़े प्राणी हों, या फिर ये बैक्टीरियास हों, वायरस हो, तो वायरस जो सॉरी जो सूक्ष्म जीव हैं वो हों, तो सूक्ष्म जीवों के नष्ट होने से, सूक्ष्म जीवों के मरने से भी बहुत मात्रा में ऑर्गेनिक कार्बन स्वतंत्र होता है। मैं उदाहरण के रूप में आप बता दूं, हमने पढ़ा है, हमने जाना है कि हमारे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, हम नहीं बना पाते हैं। पेड़ों के पास एक क्षमता है, पेड़ों के पास क्षमता है कि उनकी हरी पत्तियों में एक रसायन रहता है, एक पदार्थ रहता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। इस क्लोरोफिल की उपस्थिति में हमारे पेड़ पौधे वातावरण से, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर और जलांश को अपनी जड़ों के माध्यम से सोख कर, तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के मेल से, अवक्रिया से वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं कि उसके माध्यम से वो कई तरह कार्बोहाइड्रेट निर्मित कर लेते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट पदार्थ जटिल होते होते बहुत सारी संरचनाओं में परिवर्तित हो जाता है। इसी से जटिल रेशा बन जाते हैं, विटामिन बन जाती हैं, प्रोटीन का निर्माण हो जाता है, बहुत सारी चीजों का निर्माण होता है। लेकिन इस अवक्रिया में एक चीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी के साथ संयोग करती है तो उसके माध्यम से कुछ कार्बन तो कार्बनिक पदार्थों के रूप में काम आ जाता है, और कुछ कार्बन स्वतंत्र होकर आयंस के रूप में मिट्टी मिल जाता है। और यही ऑर्गेनिक कार्बन बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो फसलों के अवशेष हो या सूक्ष्म जीवों के शरीर से हो, क्योंकि हर प्रकृति का हर जीवित तो वनस्पतियां हो या प्राणी हो, इसी कार्बनिक पदार्थों से निर्मित है। तो जब ये इनका डिकम्पोजिशन होता है, मरते हैं, गलते हैं, सड़ते हैं, तो उसे काफी मात्रा में ये ऑर्गेनिक कार्बन स्वतंत्र होता है जो हमारी मिट्टी में रहता है, और ये मिट्टी में सक्रिय अवस्था में रहता है। ये ऑर्गेनिक कार्बन मैसेंजर की तरह, एक वाहक की तरह बहुत सारे जो खनिज पोषक तत्व हैं, जिसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटासियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बहुत सारे जो मिनरल्स हैं, इनको अपने से जोड़कर पेड़ पौधों की जड़ों तक लाता है, पेड़ पौधे से सहजता सूख लेते हैं। तो जो हम जो गोबर धनसत्व का प्रयोग करते हैं या गोरस का प्रयोग करते हैं, वो इसी सिद्धांत पे आधारित है। क्योंकि इसमें एक तो आप बहुत सारे हमारे मित्र सोचते हैं कि गोबर घनसत्व का अर्थ है कि हमने गोबर को निचोड़ कर उसका रस अलग कर लिया है। वास्तव में सिद्धांत वही है, लेकिन उसके रस को निचोड़ने से हम कितने गोबर का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि 1 किलो गोबर के अंदर मुश्किल से 50-100 ग्राम के आसपास उसका रस निकलता है। तो इससे हम तो खेत को पूरा सींच नहीं सकते, ना उसके 100 ग्राम की मात्रा में इतने सारे माइक्रोब्स रहते हैं, जीवाणु रहते हैं, तो उनको तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन हमने गोबर के घनसत्व के साथ में, क्योंकि यदि इनको मल्टीप्लाई भी करेंगे तो इनको कुछ तो आहार चाहिए, स्वतंत्र रूप से ये गोबर को पचाते हैं। इस पाचन की क्रिया में कम से कम 4 से महीने का समय लगता है। आपने सुना होगा गोबर की खाद का बनने में कम से कम 9 महीने का समय लगता है, और उसमें जो गोबर है पूरी तरह से पचता नहीं, पूरी तरह से गलता नहीं। तो हमने उसकी गलन की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए हमारा जो प्रयोग है कि गोबर घनसत्व का, उसमें गोबर के प्रयोग के साथ में, गोबर के रस के प्रयोग के साथ में, या रस में विद्यमान जीवाणु के साथ में कुछ मिट्टी में विद्यमान जीवाणु का संयोग भी बनाया है, और इनको मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने फिर से इसका प्रयोग ऑर्गेनिक पदार्थों के साथ ही किया है। जब इसलिए मैं कहता हूं कि आप गोबर घनसत्व का प्रयोग करते हैं, जब इस गोबर घनसत्व को आप अपने खेतों में प्रयोग करना चाहते हैं, तो आप इसका 2 चरण में प्रयोग कर पाते हैं। पहली चरण है कि इसके माध्यम से हमें मदर कल्चर तैयार करना होता है, हमने वो सॉल्यूशन तैयार करना होता है, इसमें इनकी संख्या बढ़ानी होती है। दूसरा चरण ये है कि उस संख्या के बाद, उस मदर कल्चर के बाद हमने ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ानी है। तो इनको जीवित रखने के लिए जो हम पदार्थ इस्तेमाल करते हैं, उसमें कई तरह के ऑर्गेनिक पदार्थ हैं, जिसमें गोबर भी है, दूसरे ऑर्गेनिक पदार्थ भी हैं, हमारे रसोई घर का कचरा है, या फलों का अवशेष है, या फिर खेतों के आसपास जो अनावश्यक वनस्पतियां उगाती हैं, जिसको हम खरपतवार कहते हैं, या फिर फसलों के अवशेष हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें जो ऑर्गेनिक पदार्थों से निर्मित है, लेकिन काम नहीं आ रही हैं। हमने उन्हीं के माध्यम से या इनके माध्यम से उसको डिकम्पोज करना है, उनको खाद में बदलना है।
आपको इसके लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता सिर्फ ये है कि पहले इसका कल्चर तैयार करना है। इसका कल्चर 7 से 10 दिन में तैयार हो जाता है। तो जो कल्चर तैयार हो जाए, उसमें से कुछ मात्रा लेकर उसको दूसरे कंटेनर में डालना है। उस कंटेनर में ऐसे जो अनावश्यक कार्बनिक पदार्थ हैं, उनको संग्रह करना है और उनके ऊपर इसको छिड़कना है, मिश्रित करना है, मिक्स कर देना है। और वहाँ से भी 7-8 दिन के बाद वो जो तरल निकलता है, जो वहाँ से पदार्थ निकलता है, उसका प्रयोग खादों में करना है, खेत में करना है। और उससे आपकी वो सब जरूरत पूरी हो जाएगी जो आप खाद के रूप में करते हैं या किसी और चीज के रूप में करते हैं। क्योंकि उन कार्बनिक पदार्थों के डिकम्पोजिशन से, जिनको ये बैक्टीरिया खा के अपने भोजन के रूप में प्रयोग करेंगे और उसके माध्यम से जो उप पदार्थ निकालेंगे, उनके माध्यम से हमारे खेत की मिट्टी को हर पदार्थ मिल जाएगा। नाइट्रोजन भी मिल जाएगा, फास्फोरस भी मिल जाएगा, पोटासियम मिल जाएगा। ये जीवाणु मिट्टी में भी जाएंगे और मिट्टी में वही काम करेंगे और उससे पहले उस कंटेनर में भी यही काम करेंगे। तो इसके प्रयोग की 2 चीजें हैं, उनको समझना बहुत सारा जरूरत है कि बहुत सारे मित्र ये पूछते हैं कि इसका प्रयोग कैसे करना है। कुछ लोग कहते हैं कि ये डिकम्पोजर के तरह काम करता है। बिल्कुल करता है, लेकिन डिकम्पोजर नहीं है, या फिर इसकी क्रिया डिकम्पोजर तक सीमित नहीं है। इसका इसका उपयोग है कि मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाना। ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने का अर्थ है उसके अंदर जीवाणु की संख्या में वृद्धि करना, और जीवाणु की संख्या में वृद्धि करना है कि वो फिर ऑर्गेनिक पदार्थों को मिट्टी में रहकर भी डिकम्पोज करते रहें और उन ऑर्गेनिक पदार्थों से जो मिनरल्स स्वतंत्र होते हैं। क्योंकि वनस्पति को, हमारी जो फसलों को, हमारे पेड़ पौधों को सबसे पहली आवश्यकता इन्हीं खनिज तत्वों की रहती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजों की आवश्यकता रहती है। तो उस डिकम्पोजिशन प्रक्रिया में उन कार्बनिक पदार्थों को प्रयोग करने की प्रक्रिया में वो हर चीज सहजता से हमारी मिट्टी में पहुंच जाती है। इसीलिए कहते हैं कि जब मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा सामान्य स्तर पर होती है तो फिर हमें किसी खाद की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन खाद की जरूरत तब पड़ती है जब हम अपनी मिट्टी से उन जीवांश को, ऑर्गेनिक कार्बन को मिटा देते हैं, तब फिर हमारी चीज की आवश्यकता होती है। मैं ये नहीं कहता कि इसके प्रयोग से हमारी फसलों को नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं रहेगी, फास्फोरस की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्या सल्फर की आवश्यकता नहीं रहेगी, जिंक की आवश्यकता नहीं रहेगी, मैग्नीशियम की, हर चीज की आवश्यकता रहेगी। लेकिन हम उन्हें केमिकल फर्टिलाइजर से प्राप्त नहीं करेंगे। हमारे ये जीवाणु हमारी मिट्टी में उसे स्वयं निर्मित करने की प्रयोग करते रहेंगे। हमें सिर्फ ऑर्गेनिक पदार्थ की आवश्यकता रहेगी। ऑर्गेनिक कार्बन के माध्यम से वो हर चीज हमारी मिट्टी में उपलब्ध हो जाएगी। तो आपने कुछ समझा होगा। यदि इसको मैं आगे और क्लियर करने का प्रयास करूंगा, यदि आपकी जिज्ञासा और जानने की है तो मेरे से जुड़े रहें। और ये कोई ज्यादा महंगा नहीं है, मात्र एक बार का प्रयोग आपको 1 एकड़ 1.5 हेक्टेयर में मदद करेगा। तो इसके बारे में जानना है तो आप